हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर जोरदार तरीके से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता चुके हैं। जिन लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो आराम से जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर हेडिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग रहती है, ये बात ध्यान रखना। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु P या कोई भी बिंदु P मान लेंगे, ठीक है, P मानेंगे या कुछ भी मानेंगे, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम लिख देते हैं यहां पर माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने क्या किया, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने मान तो लिया कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से है, लेकिन हम थोड़ा यहां पर डायग्राम को पहले बनाते हैं, तब समझ में आएगा। वैद्युत द्विध्रुव की जैसे ही बात हुई, वैद्युत द्विध्रुव की जैसे ही बात हुई, मन में तुरंत आ गया कि भैया एक माइनस होगा आवेश और एक प्लस आवेश होगा, जो परिमाण में बराबर होंगे परंतु विपरीत आवेशित कण रख दिए, अल्पांश दूरी पर रखे होंगे। जी हां, मध्य बिंदु मान लिया बेटा हमने O, तो ये दूरी कितनी हुई, मान सकते हैं L। ये दूरी कितनी हुई, मान सकते हैं L, मान लिया। अब निरक्षीय स्थिति में ठीक लंबवत दूरी पर मान लेते हैं बेटा, ठीक लंबवत दूरी पर मान लेते हैं निरक्षीय स्थिति में। यह बात ध्यान रखना, ठीक लंबवत दूरी R पर कोई बिंदु है P, यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कहानी यहां पर आके थोड़ी थोड़ी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? बोले हमने तो पढ़ा है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र, और उसी को हम अप्लाई करते हैं। यहां हमने देखा कि एक बिंदु आवेश के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाएंगे तो हमें ये दूरी नहीं पता है, ये दूरी नहीं पता है। तो क्यों घबरा रहे हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बेटा ये दूरी कितनी आएगी, तो ये दूरी आ जाएगी आपकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आएगी कि नहीं? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा कर्ण। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही हमने कर दिया। अगर ये सही है तो बेटा आप इधर भी तो देख लीजिए, ये भी तो सही होना चाहिए, इतना ही लिख दीजिए, फिर क्या बात है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख दिया हमने। अब बोले हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे बेटा तब
माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। अब माइनस क्यू आवेश जो है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र का तो हमने एक ही समीकरण पढ़ा है, एक ही सूत्र पढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बोले E1, मान सकते हैं? बोले मान सकते हैं। कितना लिखेंगे? बोले के, निर्वात ही चला रहे हैं अभी बेटा, के क्यू अपॉन दूरी बोले है अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कर दें? अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगी? तो यहां से बोले हो जाएगी कितनी? E1 बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी दूरी हो जाएगी। अब जब इतनी दूरी हो जाएगी तो इसको हम समीकरण 1 डाल दें। डाल दीजिए। लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा, चलो डाल देते हैं, क्या फर्क। अब हमें क्या करना है? बोले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब हमें क्या करना है बेटा? इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वो कितना होगा? वो होगा E2 बराबर, अब हम सीधा सीधा इसी तरीके से लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन दूरी बराबर है तो वही आएगा। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब हमने एक एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं तो निकाल ली बेटा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। पढ़ा है ये। अब अगर पढ़ा है तो यहां पर आप देखिए, ये कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, ये कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। बोले हाँ बन रहा है। इधर ये भी कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। बोले हाँ बन रहा है। तब अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो आपने E1 और E2 निकाली हैं बिंदु P पर, इनको क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करना पड़ेगा, या हम यूं कह सकते हैं समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, अब बिंदु P पर E1 व E2 को समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर हमने क्या करना है? बिंदु जो आपका P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 को समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करना है। अब समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे तो जरा देखना बेटा, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी अच्छी है तो इसके समांतर 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 समांतर, यही तो अच्छ होगी। इसको अगर हमें समांतर घटकों में वियोजित करना है तो हम इसी प्रकार से तो करेंगे। बोले हाँ लग तो रहा है, यही तो समांतर होगी, यही तो समांतर होगी। तो यहां पर अगर समांतर वियोजित करना है तो इस लाइन में, और लंबवत तो लंबवत बोले देखो समांतर अगर इस लाइन में है तो लंबवत इस लाइन में होना चाहिए। अब लॉजिक लगा दीजिए जो हमने सिखाया है आपको। हमने आपसे कहा कि बेटा माइनस क्यू आवेश कहता है कहीं भी वैद्युत क्षेत्र निकालो उसकी दिशा हमसे दूर रहेगी। माइनस कहता है कहीं भी वैद्युत क्षेत्र निकालो उसकी दिशा हमसे दूर रहेगी। अरे ये क्या गलत, ये गलत। माइनस कहता है कहीं भी वैद्युत क्षेत्र निकालो उसकी दिशा हमारी ओर रहेगी। प्लस कहता था हमसे दूर रहेगी। तो यहां पर माइनस कहेगा कि वैद्युत क्षेत्र हमारी ओर, उसकी दिशा हमारी ओर। तो बेटा क्षैतिज का मतलब हो गया E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। ये क्षैतिज इधर आ गया। अब इधर आ गया
क्योंकि माइनस की ओर रहना है। और दूसरा लंबवत, तो लंबवत बेटा इधर आ गया क्योंकि इसकी ओर ही रहना है, तो E2 cos थीटा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। अब प्लस के कारण, तो प्लस कहता है कि कहीं भी वैद्युत क्षेत्र निकालिए उसकी दिशा हमसे दूर रहेगी, तो लंबवत घटक E2 का इधर रहेगा, E2 sin थीटा, तभी तो दूर होगा। और इसका क्षैतिज यानी कि समांतर, तो समांतर इधर ही रहेगा, तभी तो दूर होगा, इधर जाएगा तो पास हो जाएगा उसके, तो यहां पर E2 cos थीटा सही है। बोले ये जो आपका E2 रहेगा वो E2 तो इधर जाएगा दूर की ओर, E1 रहेगा इधर रहेगा। इनको जब हमने घटकों में वियोजित किया तो ये घटक आ गए। अब ये घटक आ गए तो यहां से इनका जो परिणामी है, तो हम देखेंगे बेटा कि E2 sin थीटा और E1 sin थीटा जो आपके लंबवत घटक हैं, लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, जरा देखना बेटा, E1 और E2 के मान अगर आप देखेंगे दोनों के बराबर आए हैं और थीटा एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल आपस में बराबर होगा कि नहीं? ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर हम यहां से देखें, थीटा आपका बराबर है यानी कि साइन के वैल्यू बराबर होंगे, कॉस की वैल्यू बराबर होंगे। हम साइन की बात करें, E1 और E2 बराबर हैं, लेकिन ये परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत हैं। दिशा में विपरीत हैं इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये तो एक ही दिशा में दिख रहे हैं, तो जब ये एक दिशा में है तो हम क्या कहेंगे, ये जुड़ जाएंगे, परंतु समांतर घटक, जिसको हम क्षैतिज घटक भी बोलते हैं, समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में हैं, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। अब जुड़ जाएंगे तो हम लिख सकते हैं तब P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये बेटा दोनों एक ही दिशा में हैं, जब ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो परस्पर जुड़ जाएंगे तो हमने परिणामी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक ही दिशा में है तो जुड़ेंगे तो यहां E इक्वल E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा कर दिया। अब यहां जब हमने इतना लिख दिया है तो अब तो सिर्फ इसको सॉल्व ही तो करना है। यहां से देखते हैं E इक्वल E1 की वैल्यू कितनी है, KQ/R² प्लस L² और cos थीटा प्लस KQ/R² प्लस L² cos थीटा। अगर गौर से देखो तो एक जितना ये लिखा है उतना ये लिखा है, तो यहां से आपका हो जाएगा 2KQ/R² प्लस L² cos थीटा। अच्छा, यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। त्रिभुज, इसको नाम दे दिया हमने A, इसको नाम दे दिया B और वो P है, उधर बिंदु O है। त्रिभुज AOP में cos थीटा लगाइए। cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां से आधार आपका L मिल गया, ये देखो
इस त्रिभुज में इसको यहाँ ऐसे फिर बना सकते हैं। ये L है, ये R है, ये कितना निकला R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोले ये आधार हो गया क्योंकि ये एंगल है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हमने यहाँ पर लगाना है। तो L अपॉन आपका हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बेटा L तो ठीक है, अंडर रूट किसी भी नंबर पर, किसी भी संख्या पर अंडर रूट लगा हो, कोई भी संख्या रूट के अंदर लिखी हो, तो अगर हम रूट हटा दें तो कुछ नहीं करना है बेटा, उसकी टोटल की पावर 1/2 लिख दीजिए, रूट हट जाएगा। हटा नहीं है, वो लगा है। अंडर रूट का मतलब ही यही होता है कि उसकी पावर होल पावर 1/2 हो जाएगी। चलिए यहां पर वैल्यू रख देते हैं बेटा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल ऑफ 1/2। यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले E इक्वल आपका K इंटू 2QL हो गया अपॉन में, इधर देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेटा इन दोनों का गुणा करेंगे तो पावर ऐड होंगी, तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर, इसकी बेटा होल पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, एक और आधी मिलके 1.5 होती है, एक और आधी मिलके गुणा में 1.5 होती है, 1.5 को लिखते हैं 3/2। यहां देखिए, इनको देखिए, ये देखो कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, यस जाने पहचाने लग रहे हैं, क्या बोले P इक्वल होता है 2L इंटू क्यू, पढ़ा था जी हाँ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं E इक्वल KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आपका डेरिवेशन हो गया। यूनिट न्यूटन पर कूलम, दूसरी वोल्ट पर मीटर। अच्छा इसके बाद में, बोले इसके बाद में अभी थोड़ी थोड़ी बात कुछ अधूरी है। यदि L बहुत बहुत छोटा हो R से, यदि L बहुत बहुत छोटा हो R से, तो इसका मतलब है L स्क्वायर का मान और भी अधिक छोटा होगा R से, R स्क्वायर से। L स्क्वायर का मान जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से और R से भी। तो हम L स्क्वायर को, जब बेटा कोई बहुत छोटा मान होता है तो उसको किसी दूसरी संख्या में, बड़ी संख्या में जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसको नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। जब छोड़ देंगे बेटा, छोड़ देंगे, यहां पर लिख देते हैं, तब L स्क्वायर बहुत बहुत छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, तब L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को बेटा छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, बोले सर यही तो आंसर है, क्या है, KP और अपॉन L स्क्वायर हट गया तो R स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया बेटा आंसर क्या, E इक्वल KP अपॉन RQ, KP अपॉन RQ। बेटा K की जगह पे अगर आप रखना चाहते हो तो K के स्थान पर क्या रख सकते हैं, K के स्थान पर क्या रख सकते हैं, K इक्वल रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन RQ। अगर बेटा हम तुलना करें कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात यहां पर लिख दें। चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम साफ कर रहे हैं, इसको फिर लिखें, साफ कर दें, यस थोड़ा सा साफ करेंगे, वहीं से अनुपात निकल आएगा, बस इतने में हो जाएगा। क्या बोले, अच्छी स्थिति में, अच्छीय और निरक्षीय में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात अब क्या होगा? बोले देखो सर E इक्वल हमने पढ़ा है किसमें? अक्षीय में हमने पढ़ा है E इक्वल 2p/r²। निरक्षीय में? बोले निरक्षीय में सर कुछ ना कुछ अधूरापन रहा। अधूरापन नहीं रहा बेटा, कुछ नहीं है, जो आया है उसी को लिख दीजिए। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, हमें क्या करना है? भाग दे देना। भाग देने पर देखो भाई साहब, इसको E1 इसको E2 मान लेते हैं। तो क्या आपने देखा? बोले हमने तो बहुत कुछ देख लिया। 2:1 यानी कि अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात अगर आप निकालते हो तो 2:1 आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर किसी सवाल में हमसे पूछ लिया जाए कि पहले आप अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए और फिर उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में अगर हमसे पूछ ली जाए, तो बेटा दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जो अच्छी स्थिति में आपने निकाली है और फिर उतनी दूरी पर अगर निरक्षीय स्थिति में पूछी जाए तो ठीक उसका आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा फटाक से। ये ट्रिक वाइज हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।